आप सभी लोगों का रामजी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व, और डी ब्लॉक के तत्वों में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया कि डी ब्लॉक के तत्व कहते किसको हैं, उन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली, और डी ब्लॉक के तत्वों के गुणों पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब इसके बाद में इस चैप्टर में दो महत्वपूर्ण कंपाउंड हैं जो या उनकी प्रिपरेशन मेथड या उनकी केमिकल रिएक्शन आपसे बोर्ड एग्जाम में मतलब 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम लोग उसमें से पहला कंपाउंड ओपन कर रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण की विधियां हम लोग देखेंगे और उसके बाद में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसको खत्म करने के बाद में फिर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट देखेंगे, उसके निर्माण की विधियां और उसके केमिकल प्रॉपर्टी। और आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों कंपाउंडों की केमिकल रिएक्शन जो आप पढ़ोगे, उन रिएक्शन में से कुछ रिएक्शन निश्चित रूप से 100% पेपर में आएंगी और आएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फार्मूला होता है K2Cr2O7। बच्चों ये होता है इसका फार्मूला। और ये कैसा होता है? ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलीय ये होता है नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है बच्चों? नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके निर्माण की विधियों पर। तो निर्माण की विधियों में दो विधियां हैं, एक तो प्रयोगशाला विधि और दूसरी है बच्चों औद्योगिक विधि। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रयोगशाला विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी प्रोसेस। प्रयोगशाला विधि बच्चों, प्रयोगशाला में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे बनाएंगे? तो प्रयोगशाला में पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? पोटेशियम क्रोमेट लेते हैं। क्या लेते हैं? पोटेशियम क्रोमेट लेते हैं। बच्चों क्या करते हैं यहाँ पर? हम लोग पोटेशियम क्रोमेट लेते हैं। पोटेशियम क्रोमेट पर सांद्र H2SO4 की क्रिया कराने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होते हैं। डाइक्रोमेट प्राप्त होता है।
पोटेशियम क्रोमेट पर सांद्र H2SO4 की क्रिया से पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। चलिए आइए देख लेते हैं। पोटेशियम क्रोमेट का सूत्र होता है K2CrO4। इस पर हमें रिएक्शन करनी है किसकी? इस पर रिएक्शन करनी है हमें H2SO4 की। किसकी रिएक्शन करनी है? H2SO4 की। देखिए जरा इसकी रिएक्शन से क्या होगा। इसके रिएक्शन से ऐसा कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स इसके लिए ले रहे हैं, तो हो गया 2K2CrO4। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान देना। यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से बच्चों 4K हैं, 4K में से 2K SO4 से रिएक्ट करके K2SO4 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? K2SO4 बना लेते हैं। अब बच्चों बच्चे कितने? 2K बच्चे, तो प्लस K2 लिख देंगे। Cr कितने हैं बच्चों? 2 हैं, तो Cr2 लिख देंगे। और बच्चों ऑक्सीजन कितने हैं? 4 दूनी 8 हैं, 8 में से केवल 7 ऑक्सीजन इसके साथ में जाएंगे। अब एक ऑक्सीजन जो बच गया वो 2H के साथ में H2O बना लेगा। तो ये है बच्चों इसकी कौन सी विधि? ये है इसकी लेबोरेटरी मेथड, यानी प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। पोटेशियम क्रोमेट पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। ये है हमारी प्रयोगशाला विधि। चलिए इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पर। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा औद्योगिक विधि। कौन सी विधि? औद्योगिक विधि। तो चलिए औद्योगिक विधि में हम लोग स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक विधि हेडिंग डालेंगे हम। विधि, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि हम लोग डालेंगे। चलिए औद्योगिक विधि देखते हैं। उद्योगों में हम लोग इसको किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं सांद्रित अयस्क। सांद्रित अयस्क, कौन सा अयस्क? सांद्रित अयस्क चूर्ण। ये कौन सा अयस्क की हम लोग बात कर रहे हैं? ये सांद्रित कौन सा अयस्क है बच्चों? औद्योगिक विधि में हम इसको क्रोमाइट अयस्क से बनाते हैं। क्रोमाइट अयस्क का बच्चों फार्मूला होता है FeO × Cr2O3, ये होता है। तो हम लोग कौन से अयस्क की बात कर रहे हैं? क्रोमाइट अयस्क। तो लिखा है सांद्रित अयस्क चूर्ण को गलित या तो फिर आप लोग गलित सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, गलित सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सूक्ष्म मात्रा के साथ वायु की उपस्थिति में भर्जन कराने पर
सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है जिसकी क्रिया किससे कराएंगे? सांद्र H2SO4 से कराने पर सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। डाइक्रोमेट प्राप्त होता है और इसकी क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से कराने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। ये हो गई इसकी थ्योरी बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है? क्रोमाइड अयस्क का सांद्रण करना है। सबसे पहले क्या करना है? क्रोमाइड अयस्क का सांद्रण करना है। क्रोमाइड अयस्क का सांद्रण करने के बाद में सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाएगा। तो सांद्रित अयस्क चूर्ण को क्या करना है? गलित सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड की सूक्ष्म मात्रा के साथ वायु की उपस्थिति में भर्जन कराने पर सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया किससे कराने पर? सांद्र H2SO4 से कराने पर सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है और इसकी क्रिया KCl से कराने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। ये हो गया इसकी पूरी थ्योरी। अब बच्चों हम लोग इसकी रिएक्शन पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन देख लीजिए बच्चों। इसकी रिएक्शन में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 4FeC, देखो चाहे FeOCr2O3 लिखो। अभी हमने क्या लिखा था? FeOCr2O3 चाहे Fe, देखो जरा ऊपर देख लीजिए जरा, हमने क्या लिखा था? FeOCr2O3 लिखा था। तो ये O को उसी के साथ में जोड़ देंगे तो 4FeCr2O4। इसकी अब क्रिया करा दीजिए 16 NaOH से प्लस NaOH के साथ साथ 7O2 डाल दीजिए। 7O2 टेंस टू बच्चों क्या बनेगा? 8Na2Cr O4 बनेगा और प्लस इसके साथ में निकल जाएगा 2Fe2O3 प्लस 8H2O। चलिए इसको देख लेते हैं हमारा ये बैलेंस है कि नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पर आप लोग मिला लीजिए बैलेंस है अथवा नहीं। Fe के कितने हैं? 4। इधर देखो Fe कितने हैं? 4। Cr के कितने हैं? 4 दूनी 8, यहाँ पर 8। अच्छा यानी कि कितने हैं? इधर 16, यहाँ 8 दूनी 16, यानी भी बैलेंस है। अब इसके बाद में बच्चा आपका H कितने हैं? 16। H कितने हैं? 16। अब बचा क्या आपका O हो गए 4 चुको 16 और 16 32 और 32 और ये 7 दूनी 14, तो 32 और 4 36 10 46। इधर देखो 8 चौक 32 और 32 और 6 38 और 38 और 8 46। ऑक्सीजन बैलेंस है। हुआ क्या है? आओ चलो इस पर भी चर्चा कर ले रहे हैं। ये बच्चों जो Cr2O4 था, Cr2O4 तो ये कन्वर्ट हो गया। देखो जरा जो 4 दूनी 8 थे, ये 8 Cr इस प्रकार से लिख लिया
O 4 चौको 16 थे, यहाँ पे 8 चौक 32 चाहिए थे, हमें ऑक्सीजन की कमी थी। तो ये आपके कितने हो गए, 4 चौको 16 और यहाँ से 16 ये आ गए, तो 16 16 32, तो ये 32 चले गया, इतना हो गया। यानी भी 8 आ गए यहाँ पर, तो देखो जरा, सॉरी 16 आ गए, तो 8 दूनी 16 यानी ये वाले 16 यानी, और ये देखो बच्चों 8 दूनी 16 यानी, और ओ इससे इतने से मिल गए। तो देखो 8 दूनी 16 ये हो गए, CR भी 8 हो गए, और 16 और 16 32 ये हो गए। अब बचा क्या, 4 Fe बचा, तो Fe चला गया। अब Fe को चाहिए कितने, 6 O, तो यहाँ पे 14 है, तो 6 O लेकर Fe2O3 इसने बना लिया। अभी कितने बचे, यहाँ पे 8 O बचे और 16 H, तो ये 8H2O बना लिया। ये बन गया बच्चों क्या, ये बन गया सोडियम क्रोमेट। अब इस सोडियम क्रोमेट को लेंगे, देखो बच्चों सोडियम क्रोमेट को ले रहे हैं, ध्यान देना। तो 8 की अब आवश्यकता ही नहीं, 2 ले लीजिए आप, कितने ले लीजिए, 2 यानी 2 CrO4 प्लस H2SO4, फिर से वही यहाँ पर यानी है 4, तो 2 यानी SO4 से अपक्रिया करके Na2SO4 बना लेंगे। अब बच्चे कितने, 2 यानी बच्चे, तो प्लस Na2Cr2O7, Cr के 2 हैं तो Cr2, और O के 8 थे तो 8 में से 7 चलेगा, एक O बचा, 2 H बचे, H2O बना लेंगे। ये बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट। अब तीसरा रिएक्शन, सोडियम डाइक्रोमेट को हम लिखते हैं Na2Cr2O7 प्लस 2KCl टेंस टू K2Cr2O7 प्लस 2 NaCl। तो इस प्रकार से ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण हो गया। बच्चों इसको हम थोड़ा सा सॉर्ट करे दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सके। आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं इसके भौतिक गुण पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब समझेंगे भौतिक गुण। क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। बच्चों पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि किस रंग का होता है, ये नारंगी लाल रंग का होता है। यह नारंगी लाल रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। नंबर 2, यह ठंडे जल में अल्प विलेय किंतु गर्म जल में पूर्ण विलेय है। नंबर 3, यह आर्द्रताग्राही नहीं होता है, यह आर्द्रता
आर्द्रताग्राही नहीं होता, नहीं होता है। ये बच्चों आर्द्रताग्राही नहीं होता है। तो ये है इसकी कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे। किस पे बात कर लेते हैं बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टी पर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण बच्चों, अगर रासायनिक गुण की बात कर लें तो हम लोग सबसे पहला रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव बच्चों, अगर 671 केल्विन पर, कितने पर? 671 671 केल्विन पर इसको गर्म किया जाए तो ये गर्म होकर गल जाता है और पोटेशियम क्रोमेट और क्रोमिक ऑक्साइड बनाता है। कितने पर गल जाएगा बच्चों? ये गल जाएगा 671 पे। जैसे हमने लिखा 4K2Cr2O7 और कितने पे गर्म करना है इसको? 671 केल्विन पर। इतने पर इसको गर्म करना है। तो गर्म करते ही बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चों? 4K2Cr O4 बनाया। 4K2Cr O4 बनाया प्लस 2Cr2O3 बनाएगा और प्लस O2 निकाल देगा। आइए चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए कितने के थे यहाँ पर? 8 और 8 के यहाँ पर आ गए। के से कोई संबंध, कोई दिक्कत नहीं। Cr यहाँ पे कितने थे? आंसर है 8, 4 दूनी 8। 8 में से यहाँ पे कितने गए हैं? 4 Cr बच गए। अच्छा 7 चौक 28 O थे और O यहाँ पे कितने गए हैं? 4 चौको 16। तो 28 में से 16 घटा दो तो अभी कितने बच्चे आपके? बच्चे आपके 28 में 16 गए, कितने बचे? 12। अब देखिए 4 Cr यहाँ पे आ गए, 3 दूनी 6 O आ गए। तो 6 O ये आ गए और बचे 6 O, तो 3 दूनी 6 O2 हो गए। तो बच्चों ये बना पोटेशियम डाइक्रोमेट था, ये बना पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमेट बना और ये क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड बना। ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड बना। तो बच्चों अगर हम क्या करें? पोटेशियम डाइक्रोमेट को कितने पे गर्म कर रहे हैं बच्चों? पोटेशियम डाइक्रोमेट को 671 पर गर्म कर रहे हैं तो ये गल जाता है और गल कर क्या बनाता है? पोटेशियम क्रोमेट और क्रोमिक ऑक्साइड बनाता है। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर K2Cr2O7। K2Cr2O7 की सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी? ऑक्सीकारक गुण। और ऑक्सीकारक गुण ये प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है। ये आप समझ लीजिए अम्लीय माध्यम में ये प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है और आप ये समझ लीजिए कि अधिकांश कंपाउंडों का ऑक्सीकरण ये कर देता है। क्यों कर देता है? नवजात ऑक्सीजन के कारण। तो बच्चों अम्लीय माध्यम में नवजात ऑक्सीजन के कारण ये किसका काम करता है? ये प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है। ये आप समझ लीजिए नवजात ऑक्सीजन के कारण, नवजात ऑक्सीजन के कारण ये अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑक्सीकरण क्रियाएं। ऑक्सीकरण क्रियाएं। ये आप समझ लीजिए कि अम्लीय माध्यम में ये नवजात ऑक्सीजन के कारण, चलिए लिख देते हैं अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में
यह नवजात ऑक्सीजन जन के कारण यह प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। नवजात ऑक्सीजन के कारण यह अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। यह नंबर इसकी प्रमुख ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं निम्न है। इसकी प्रमुख ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं निम्न हैं। कौन कौन सी हैं बच्चों? यह पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत करता है। नंबर एक बच्चों लिखेंगे यह पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत करता है। पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत करता है। आइए चलिए देख लेते हैं। पहले तो अम्लीय माध्यम की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो अम्लीय माध्यम में ये पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत करता है। बच्चों ध्यान से समझो इस रिएक्शन को, बहुत ध्यान से। सबसे पहले इसके अम्लीय माध्यम की रिएक्शन आपको समझाते हैं। अम्लीय माध्यम में किस प्रकार से नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करता है। आइए चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 प्लस इसके साथ में हमने डाला क्या, H2SO4। ये देखो इससे रिएक्ट करेगा। अब K को अगर SO4 मिलेगा तो ये तो K2SO4 बनाएगा। K को SO4 दिख जाए तो इसको K2SO4 बनाना ही बनाना। तो ये बनाएगा K2SO4। बच्चों अगर Cr को SO4 मिल जाए तो ये भी कहाँ चुप सकता है, ये बनाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस। ये बनाता है। अब बचता क्या है? बचता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो पहले तो आप देख लीजिए, SO4 एक इसको चाहिए, 3 इसको चाहिए। तो हमें कितने SO4 की आवश्यकता है बच्चों? 4। क्योंकि एक ये और 3 ये, 4 SO4 की जरूरत है। तो 4 SO4 मिलेंगे 4 H2SO4 से। तो ध्यान देना जरा, देखो 4 SO4 में से एक SO4 इसके साथ में चला गया तो इसका भी काम खत्म हो गया। 3 SO4 इसके साथ में चले गए, इसका भी काम खत्म हो गया। तो अब बच्चे केवल O7 बचे और इधर 4 H2 बचे। तो 4 H2 4 O को लेकर 4 H2O बना लेंगे, 4 H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 4 H2O बना लेंगे। अभी कितने O बचे आपके? 3। तो प्लस 3O लिख देंगे, 3O लिख देंगे। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब आइए दूसरे समीकरण पर चर्चा कर लेते हैं। अब ये पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करेगा। पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है Ki और इसको कह रहा है आयोडीन में
पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है। तो आई के इधर कितने हैं बच्चों, आई के हैं 2, यहाँ पे कितने हैं आई के 1, तो यहाँ पे क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब बच्चों के को क्या चाहिए, के को भाई H2SO4 वाले विलियन में अगर पड़ा है तो H2SO4 इसको मिलेगा, तो प्लस H2SO4 इसके साथ में डाल दीजिए, और नेसेंट ऑक्सीजन वो तो पड़ेगा क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक तो वही है। तो जरा ध्यान समझो, यहाँ से 2 आई थे, I2 बना लिया। अब बच्चे क्या 2 के बच्चे SO4 दिखा, K2SO4 बनाएगा, क्या बनाएगा K2SO4 बन गया, क्या बन गया K2SO4 बन गया। अब बच्चों क्या बचा, अब ये 2 H बच्चे, एक O बचा, 1 मिलकर बनाएंगे H2O। अब बच्चों इसको जरा, इस अवक्रिया को जरा ध्यान से देखो, ऊपर वाली रिएक्शन जब एक बार होगी, तो वहां से कितने ऑक्सीजन मिलेंगे आपको बच्चों। अगर ऊपर वाली रिएक्शन एक बार होती है तो उससे कितने ऑक्सीजन मिलते हैं आपको, ऊपर वाली रिएक्शन से आपको मिलते हैं 3 ऑक्सीजन। और नीचे वाली रिएक्शन को कराने के लिए क्या ऑक्सीजन की जरूरत है, कितने की जरूरत है, 1 की। तो ऊपर वाली रिएक्शन अगर एक बार करा लें तो नीचे वाली रिएक्शन कई बार हो जाएगी, 3 बार, यानी ऊपर वाली एक बार करानी पड़ेगी तो नीचे वाली कई बार हो जाएगी, 3 बार। तो इसके बाद में हम इन रिएक्शंस को जोड़ते हैं। अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन एटम को बराबर करते हैं। ऑक्सीजन एटम बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा करते हैं। जैसे आपने देखा ऊपर वाली रिएक्शन में कितने ऑक्सीजन थे, 3, और नीचे वाली रिएक्शन में कितने ऑक्सीजन थे, 1। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या होगा, दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। और दोनों रिएक्शन में जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाती है तो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो इसमें इस साइड है, उसमें उस साइड है, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे। तो यही मेन लक्ष्य होता है आपको इन ऑक्सीजन को काटने का। तो चलिए यहाँ भी जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 ऑक्सीजन से ये वाली 3 ऑक्सीजन आपकी कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, ऊपर वाले में नहीं करना है। तो क्या हो जाएगी फाइनली आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ध्यान देना जरा, ये हो जाएगी K2Cr2O7 प्लस, इसमें हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 KI प्लस, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 H2SO4 ऊपर 4, तो 4 3 7 H2SO4 टाइम्स 2, इधर आ जाइए इस साइड, K2SO4 प्लस 3I2 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, इसके अलावा प्लस 3, ओहो K2SO4 ऐड हो जाएंगे, देखो 1 ये और 3 ये, तो 3 ये कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, 4 K2SO4 हो गए, 3I2 हो गए, ये हो गया H2O प्लस 4 H2O। एक बार रिएक्शन को अपने मिला लीजिए, क्या रिएक्शन फुल्ली रूप से बैलेंस है या नहीं है। आइए चलिए मिला लेते हैं, हमारा वैसे होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। देखो के कितने हैं, 2 और 6 8, इधर कितने हैं 4 दूनी 8, Cr के इधर कितने हैं 2, इधर Cr कितने हैं 2, SO4 के इधर कितने हैं 7 है, इधर देखो जरा 4 और 3 7। अब क्या बच्चा, अब बच्चा आई के कितने हैं 6, इधर भी आई के कितने हैं 6, H के कितने हैं 7 दूनी 14, इधर आ जाओ H के हैं 7 दूनी 14 और इधर हैं 4 दूनी 8, H बैलेंस नहीं हो रहा है, H आहा ये वाले छूट गए, 4 3 7 H2O होंगे, 4 3 7 H2O होंगे। रिएक्शन को मिलाना बहुत जरूरी होता है, 7 H2O होंगे, तो 7 दूनी 14 ऑक्सीजन बच्चे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन ये 7 है और इधर 7 है, अब बैलेंस हो गया, करेक्ट है, बैलेंस है हमारा। इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो ये बच्चों हमने आपको बता दिया कौन सा रिएक्शन, ये हमने बता दिया पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में। अब बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करता है। आइए दूसरा रिएक्शन हम लोग सीख लेते हैं।
दूसरा रिएक्शन हम लोग सीखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में क्या करता है? ऑक्सीकृत करता है। ये देख लीजिए जरा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन कह रहा है। तो पहली वाली रिएक्शन क्या होगी? K2Cr2O7 के साथ में H2SO4 ले लीजिए। कितने? 4H2SO4 बनेगा क्या? K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O 4H2O प्लस 3O। ये तो फर्स्ट रिएक्शन था जो उस वाले रिएक्शन में हमने अभी लिखा था। अभी आपको आयोडीन वाले रिएक्शन में लिख के दिखाया था, बिल्कुल वही रिएक्शन सेम है। दूसरा आप ये समझो फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4। इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? इसको कन्वर्ट कर रहा है फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसमें कन्वर्ट कर रहा है। तो बच्चों Fe को बैलेंस करो, इधर 2 है इधर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मालिक्यूल्स इसके लेने पड़ेंगे। फिर भी SO4 बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, तो इसके लिए यहाँ पर H2SO4 ऐड करो। H2SO4 ऐड करोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन को डालना ही पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीकरण अब क्रियाएं पढ़ रहे हो, तो ऑक्सीजन को डाल दीजिए। तो देखो बच्चों ये बन गया Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O बन जाएगा प्लस H2। देख लो जरा क्या हमारा रिएक्शन बैलेंस है। Fe2 SO4 2 और 1 3 अच्छा 2H को H2O बना लेंगे। अब करना क्या होता है? ऑक्सीजन को काटना होता है। ऑक्सीजन को काटने के लिए उचित नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आप लोग ऐड कर लीजिए। चलिए ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? K2Cr2O7 प्लस 3 2 6 FeSO4 प्लस 3 और 4 7 H2SO4 FeSO4 प्लस 7 H2SO4 टाइम्स 2 K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस और प्लस 3 Fe2SO4 का होल थ्राइस और 4 और 3 7 H2। चलिए इसको भी एक बार मिला लेते हैं, क्या हमारा रिएक्शन बैलेंस है। चलिए मिलाते हैं बच्चों। के कितने हैं? 2, इधर के 2, Cr कितने हैं? 2, Cr के 2। अब बच्चों मिला लीजिए। SO4 6 और 7 6 13, इधर 1 और 3 4 4 और 9 4 13, 3 का 9 हो गए ना, 9 4 13। SO4 बैलेंस। Fe कितने हैं? 6। यहाँ पे कितने हैं? Fe 6। अब क्या बचा? H बचा। H कितने हैं? 14। O कितने हैं? 7। H 14 O 7। बैलेंस है हमारा। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो थी बच्चों फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। H2S को कहे में सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। तो H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत करने वाली रिएक्शन
हाँ तो बच्चों हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन की रिएक्शन फेरस सल्फेट से करा रहे थे। तो हमने देखा कि फेरस सल्फेट को ये किस प्रकार से आयनित करता है, ये फेरिक सल्फेट में आयनित कर देता है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे H2S पर। तो देखिए होता क्या है, जब हम बच्चों जब हम किस पर अगली रिएक्शन है हमारी थर्ड रिएक्शन है, कौन सी लिखेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन क्या करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। हाँ ये इसमें देख लेते हैं बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट तो K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, पहली वाली रिएक्शन वही रहती है। तो यहाँ से बनेगा क्या, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O, ये हो गया। अब दूसरा रिएक्शन क्या करना है, यह H2S को, तो चलिए लिखा हमने H2S प्लस नेसेंट ऑक्सीजन टेंस टू, यहाँ से सल्फर बन जाएगा और H2O आपका निकल जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको करना ये है, ऊपर वाले में 3 ऑक्सीजन है, नीचे वाले में 1 ऑक्सीजन है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी को ऐड करके लिख लीजिए। तो चलिए लिखते हैं K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3H2S टेंस टू K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3S प्लस 7H2, 4 और 3 7H2। देख लीजिए बैलेंस है क्या, मिला लीजिए। के यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पर भी के 2 हैं, Cr के 2 हैं, यहाँ भी Cr के 2 हैं, SO4 4 हैं, 3 और 1 4 हैं, H आपके 4 दूनी 8 और 8 और 6 14, 7 दूनी 14 H है। H यहाँ पे 3 है, यहाँ पर H 3 है, O यहाँ पे कितने हैं 7, तो 7 O यहाँ पर है, यानी बैलेंस हो गया हमारा इक्वेशन। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 4, यह है सल्फर
डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। आइए चलिए ये वाली रिएक्शन देख लेते हैं। क्या लिखेंगे? K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 tends to K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है? यह SO2 को किस में कन्वर्ट करता है? H2SO4 में। H2SO4 में तो किस चीज़ की कमी है? H की कमी है, तो H की कमी को पूरा करने के लिए इसके साथ में आप H2O को ले सकते हो, और नेसेंट ऑक्सीजन तो आपको डालना ही पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहे हो। चलिए अब आप बताइए, ऊपर वाली रिएक्शन में 3 ऑक्सीजन, नीचे वाले में 1 है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही होगा क्या? ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन से कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद में क्या बचेगा? आइए चलिए देख लेते हैं। इसके बाद में ये देखो K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3SO2 प्लस 3H2O tends to K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2SO4 प्लस 4H2O। ये आपके होंगे। अब बच्चों इसमें ज़रा ध्यान देने वाली बात ये है कि H2SO4 इस साइड भी आपको दिखाई दे रहा, H2SO4 इस साइड भी दिखाई दे रहा। दो सेम चीज़ें दोनों डायरेक्शन में नहीं रखी जा सकती, इक्वेशन के दोनों साइड नहीं रखी जा सकती, समीकरण के दोनों साइड नहीं रखी जा सकती। उनको एक तरफ लाएंगे तो निश्चित रूप से उनका या तो फिर वो घट जाएंगे या जुड़ जाएंगे। तो देखो 4 H2SO4 है, 3 H2SO4 इधर आएंगे तो ये इससे घट जाएंगे तो केवल H2SO4 बनेगा। और एक चीज़ जरा देख लीजिए, इधर 3 H2O हैं, इधर 4 H2O है, तो इनको उधर ले जाएंगे तो 4 H2O से घट जाएंगे। तो टोटली आपकी फाइनली रिएक्शन क्या आएगी? आइए चलिए फाइनली रिएक्शन जान लेते हैं बच्चों। फाइनली रिएक्शन इसकी ये आएगी, देखिए K2Cr2O7 फाइनली इसकी रिएक्शन देख लीजिए, K2Cr2O7 प्लस 3SO2 प्लस H2SO4 tends to K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। ये आपकी टोटली रिएक्शन फाइनली आ गई है। आप चाहिए तो मिला सकते हैं। चलिए मिला लेते हैं एक बार। K के इधर 2 एटम है, इधर भी K के 2 हैं, Cr के इधर 2 हैं, इधर Cr के 2, SO4 देखो एक SO4 ये है, ये वाला मान लो यहाँ पर आ गया। अभी 3 और चाहिए, तो चलिए यहाँ पर S तो 3 है लेकिन O कितने हैं? 6, और SO4 में कितने चाहिए? 4 3 12,
तो 6 इससे ले लो तो 1 यहाँ पर बचेगा, 6 इससे आ जाएंगे तो SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा। अब 1 O और 2 H मिलकर H2 बना लेंगे, यानी बैलेंस है हमारा इक्वेशन। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है बच्चों? इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग सोडियम सल्फाइड से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे बच्चों? सोडियम सल्फाइड से। तो चलिए ये रिएक्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है सोडियम सल्फाइड से। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आइए चलिए लिख लेते हैं। यह है सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। आइए चलिए इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। K2Cr2O7 plus 4H2SO4 turns to K2SO4 plus Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O। ये तो फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। दूसरी रिएक्शन है सोडियम सल्फाइड को, फार्मूला होता है Na2SO3 को किस में कन्वर्ट करता है? Na2SO4 में कन्वर्ट करता है। तो होगा क्या, यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम इसको मिल जाएगा और ये Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों करना क्या है, इस ऑक्सीजन को काटने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 3 से आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही क्या होगा, ये 3 ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी आप जोड़ के लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? K2Cr2O7 प्लस 3 Na2SO3 प्लस 4H2SO4 tends to K2SO4 plus Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 Na2SO4 प्लस 4H2O। ये आपका टोटली फाइनली क्वेश्चन आ गया। मिला लीजिए चलिए, K के 2 Cr के 2 SO4 के 4, तो 1 और 3 4 यानी कि 6 और यहाँ पर है कितने, तीनों की कमी है, तीनों यहाँ से आ जाएंगे तो SO4 भी हो गए और 4H2, हाँ बिल्कुल बैलेंस है। तो ये हो गया आपका बच्चों सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट वाला आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इनके ऑक्सीकारक गुण को पढ़ लेते हैं। अब चलिए इसके इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और इसके आगे की रिएक्शन देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे की रिएक्शन क्या होती है। हाँ तो बच्चों आप लोग देख रहे हो कि हमने सोडियम सल्फाइड लिया जिसका पोटेशियम डाइक्रोमेट से हमने ऑक्सीकरण कराया और हमें सोडियम सल्फेट
प्राप्त हो गया। इसके बाद में बच्चों हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ है क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट हमारे प्रैक्टिकल के लिए भी है। जो हमारा प्रैक्टिकल होना है, उस प्रैक्टिकल में जो 12th लेवल का जो प्रैक्टिकल होता है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और उसके साथ साथ इस चैप्टर में तो इम्पोर्टेंट है ही। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण। देखिए, क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण हम लोग देखेंगे। क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण देख लीजिए। चलिए क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण देख लेते हैं क्या है। बच्चों, समय आपका ना बर्बाद हो, इस बात का विशेष ध्यान देते हुए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए, क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण, इसमें क्या लिखा है, धातु क्लोराइड, कोई भी धातु क्लोराइड हो, लाइक NaCl हो या KCl हो, कोई भी धातु क्लोराइड NaCl KCl K2Cr2O7 और के साथ सांद्र H2SO4। देखो, K2Cr2O7 और H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर, जरा ध्यान दो, कोई भी धातु क्लोराइड लो, कोई भी धातु क्लोराइड, उसको धातु क्लोराइड जो आपके पास वो NaCl हो KCl हो, उसको K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 के साथ में गर्म करने पर क्रोमाइल क्लोराइड की नारंगी लाल रंग की वाष्प देते हैं। जैसे आपको देखना है, चेक करना है कि इस कंपाउंड में धातु क्लोराइड है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 के साथ में गर्म करोगे। तो गर्म करने पर क्रोमाइल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 की नारंगी वाष्प देते हैं। अगर नारंगी वाष्प दे रहा है, इसका मतलब धातु क्लोराइड है। आइए चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। ये K2Cr2O7 है प्लस 4 NaCl प्लस 6 H2SO4। ये 6 H2SO4 लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, ध्यान देना, क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है 6 H2SO4। तो 6 H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद में ये क्या बना रहा है, KHSO4। क्या बना रहा है, KHSO4, 2KHSO4 बनाता है, 4 NaHSO4 बनाता है, और CrO2Cl2 निकलता है यहाँ से, और प्लस 3H2O निकलता है। जरा ध्यान देना, यहाँ पर K कितने हैं आपके, 2 K, और यहाँ पे 12 H हैं, तो 12 H में से 2 H इसके साथ में, और 1 SO4 इसके, 2 SO4 सॉरी इसके साथ में। तो ये बन गया 2KHSO4। 2KHSO4 में 2 K तो ये पहले से थे, और यहाँ से 2 H और 2 SO4 इसके साथ में जुड़कर ये बन गया। अभी K के कितने बच्चे, 10 बच्चे, H के कितने बच्चे, 10, और SO4 के बच्चे 4। तो बच्चों यहाँ से 4 H ले लो, 10 में से 4 कम कर दो तो कितने बचेंगे, 6 H। तो 4 H ले लो यहाँ से, और चारों SO4 ले लो, और वो 4 H और 4 SO4 दे दो इसको, तो ये बना लेगा 4 NaHSO4। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में बच्चों क्या बचा आपका, SO4 तो सारे चले गए, यहाँ पे बचे आपके केवल 6 बच्चे। कितने बच्चे, 6 बच्चे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, Cr है, कितने Cr हैं, 2, तो 2 Cr, और Cl कितने हैं यहाँ पर, 4 हैं, तो 4 Cl, और बच्चों कितने, ऑक्सीजन 4 ले लो, 7 है ना, तो ये बन जाएगा 2CrO2Cl2। तो चारों क्लोरीन चले गए यहाँ पर, और 4 ऑक्सीजन चले गए, और बच्चों दोनों Cr। अब बच्चे 3 O और 6 H, तो मिलकर बना लेंगे 3H2O। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में अगर आगे चेक करना है तो देखो, CrO2Cl2 को NaOH में प्रवाहित कर दो। यहाँ से जो नारंगी रंग की वाष्प निकल रही है, इसको NaOH विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। जब हम क्या करते हैं, इसको NaOH विलयन में प्रवाहित करते हैं, तो प्रवाहित करने पर यहाँ से जो निकलती है ना नारंगी रंग की वाष्प, उस नारंगी रंग की वाष्प को NaOH विलयन में प्रवाहित कर दो। तो प्रवाहित करने पर ये विलयन कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, क्योंकि विलयन में Na2CrO4 बन जाता है, इसीलिए विलयन का रंग कैसा हो जाता है, पीला। जब Na2CrO4 बनेगा तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इस विलयन को, ये जो विलयन बना है पीले रंग का, इस विलयन को CH3COOH, किसके द्वारा, CH3COOH
द्वारा अम्लीय करके, इसको थोड़ा सा डाल के इसको अम्लीय कर देंगे। अम्लीय करके इसमें लेड एसीटेट विलयन डालने पर, क्या डालने पर, लेड एसीटेट विलयन डालने पर PbCrO4 का पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, विलयन से पीला अवक्षेप में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए चलिए इसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं। ये रहा क्रोमिल क्लोराइड, पहले NaOH विलयन में प्रोवाइड किया गया, तो NaOH विलयन में प्रोवाइड करने पर क्या बन गया, वही बन गया Na2CrO4, Na2CrO4 प्लस 2 NaCl प्लस 2H2। ये बच्चों जो Na2CrO4 है इसमें थोड़ा सा लेड एसीटेट मिलाया गया। लेड एसीटेट मिलाने पर क्या हुआ बच्चों, इसको अम्लीय करके इसमें लेड एसीटेट मिलाया गया तो बन गया PbCrO4 का पीला अवक्षेप बन गया, और ये एसिटिक सोडियम एसीटेट यहाँ से पृथक हो गया। तो बच्चों ये है क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है इसके साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए। चलिए बच्चों इसी के आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब H2O2 से रिएक्शन की। आइए चलिए समझ लेते हैं H2O2 से क्रिया। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़नी है H2O2 से क्रिया, H2O2 से क्रिया। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की H2O2 से क्रिया पढ़ेंगे। तो चलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 लिया और इसके साथ में अम्ल ले लिया हमने H2SO4 और इसके साथ में हमने H2O2 ले लिया। H2O2 से तो रिएक्शन करानी है, ये रिएक्शन करानी है आपको ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करानी है, ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से बन जाएगा K2SO4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा और 2CrO5 बन जाएगा, 2CrO5 बन जाएगा प्लस 5H2O बन जाएगा। बच्चों जरा ध्यान देना, ये बना है आपका CrO5, इसको कहते हैं क्रोमिक डाई परऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, क्रोमिक डाई परऑक्साइड कहते हैं। तो बच्चों इसको जरा समझ लेते हैं, ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन है जिसको आपने क्या किया, H2O2 में प्रवाहित किया। तो ऐसा करने पर आप देखोगे कि ये ईथर के साथ जो नीली परत होती है, नीले रंग की H2O2 की जो नीले रंग की परत होती है वह धीरे धीरे क्या होती है, उड़ जाती है। क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे उड़ जाती है। अब इसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे K2Cr2O7 की रिएक्शन करेंगे HCl से। किससे आप रिएक्शन करेंगे बच्चों, HCl से। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग करते हैं HCl से, HCl से क्रिया, HCl से क्रिया। चलिए तो ये रहा हमारा K2Cr2O7 प्लस यहाँ पर हम 14 HCl ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ से बनेगा क्या, ये 2 Cl ले जाएंगे तो ये बनाएंगे 2KCl बनाएंगे, और ये Cr भी Cl को ले लेंगे तो ये बनाएंगे 2CrCl3 बनाएंगे, और बच्चों 7O14H मिलकर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 7H2O बनाएंगे। आइए बच्चों समझ लेते हैं, यहाँ से 2K ने 2Cl लिए, 2KCl, यहाँ पे 3 दूनी 6 गए, अभी 6 और 2 8, 14 थे तो 8 6 14, 3 बचे तो प्लस 3Cl2। यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी, क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी। तो इसमें आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया सांद्र HCl से कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बच्चों, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बच्चों, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब बच्चों इसकी रिएक्शन अगर हम देखना चाहें तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किससे, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड से। अमोनियम क्लोराइड से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से Cr2O3 प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। चलिए
देख लेते हैं इसकी रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से, अमोनियम NH4Cl से क्रिया, NH4Cl से अभिक्रिया। आइए चलिए इसकी NH4Cl से अभिक्रिया देख लेते हैं। K2Cr2O7 प्लस हम लिखेंगे 2NH4Cl। यहाँ से निकलना क्या है, यहाँ से निकलना है Cr2O3 निकलना है प्लस N2 निकलना है। देखो ये Cr और इसके साथ में 3 O अलग हो गए, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा क्या निकला, 2 N आपके निकल गए। अब बचा क्या बच्चों, अब बचा 2K और 2 Cl। तो ये मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, ये मिलकर बना लेंगे 2KCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 2KCl बना लेंगे, 2KCl बना। हाँ तो बच्चों यहाँ से क्या बना, N2 बना और क्या बना 4H2O बना और 2KCl बना। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग कंप्लीटली रूप से हम लोगों ने पोटेशियम डाइक्रोमेट कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों बात करते हैं इसके यूजेस के। तो यूजेस तो आप लोगों को पता ही होगा, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी करते हैं और इसका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग बोल सकते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, आयतनवितीय विश्लेषण में ऑक्सीकारक के रूप में, कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में, चमड़ा उद्योगों में, चमड़े में सफाई करने में वगैरह अन्य इसके यूजेस होते हैं। तो बच्चों ये था आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आपका कंप्लीट रूप से खत्म हो गया है। अब इसमें कुछ नहीं बचा है, उपयोग आपको हमने बोल दिए हैं, उसी हिसाब से आप लोग उपयोग इसके सारे कंप्लीट कर लेना और ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट कंप्लीट हो गया। मोस्टली पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो रिएक्शन पूछी जाती है वो कौन सी रिएक्शन पूछी जाती है, वो उसके ऑक्सीकारक गुणों की रिएक्शन पूछी जाती है, जो मैंने आपको क्लियरली रूप से सारी की सारी रिएक्शन बताई हैं। बाकी इसका उपयोग आ गया। हाँ बच्चों कभी कभी आपसे डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर। तो डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर कोई खास नहीं है बच्चों, यानी आपको बनानी है Cr2O7 डबल माइनस, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो एक Cr इधर लगा दो, एक Cr इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, इससे ऑक्सीजन ज्वाइंट कर दीजिए इस प्रकार से। ऐसे ऑक्सीजन ये बच्चों डबल बॉन्ड से बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड से या सिंगल बॉन्ड से बना रहने दो, इसको डबल बॉन्ड से कर दो। ये ऐसे इस प्रकार से डबल बॉन्ड से, ये सिंगल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड से, ऐसे इस पर माइनस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। तो इस प्रकार से ये डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर बनती है। डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर पूछे जाए तो डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर यही बनती है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल होता है इसके बीच में ये 123 डिग्री का होता है। कितने का होता है बच्चों, 123 डिग्री का एंगल होता है। कितने का होता है, 123 डिग्री का एंगल होता है। तो ये बच्चों डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत है। तो बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोगों ने फाइनली खत्म कर लिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट के निर्माण की विधियां और उसके क्या पढ़ेंगे, भौतिक रासायनिक गुण के साथ साथ उपयोग भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।